गांव में 24 घंटे बिजली की सुख नसीब नहीं होता। एक बार गई न जाने कब आएगी। काली काली अमावस की रात एक डरावना माहौल पैदा कर रही थी। हवेली के पीछे बगीचे में एक बेंच पे विवेक बैठा था, जबकि सुदर्शन चहलकदमी कर रहा था। विक्की, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। माहौल बहुत डरावना है, निकल चलते हैं। दर्शी आज जिंदगी में पहली बार ऐसे डरावने माहौल का सामना कर रहे हैं। फिर भी हमें हिम्मत रखनी होगी। यहाँ से जाएंगे भी तो जाएंगे कहाँ? विक्की, बाहर कार खड़ी है, चलते हैं। या तो रंग बारूद या फिर दिल्ली अपने घर। उसी बीच भंवर सिंह लालटेन के साथ आता नजर आया। वह पास आकर बोला, साहब जी 12 बज रहे हैं, आइए मेरे साथ। विक्की और सुदर्शन चुपचाप भंवर सिंह के साथ चल दिए। हवेली की एक छोर पर जाकर उसने एक दरवाजा खोला। दरवाजे के पास नीचे जाने के लिए सीढ़ियां उतरकर वे एक कमरे में पहुंचे। यह तहखाना था, जिसकी दीवारों पर विचित्र सी आकृति बनी थी। अंधेरे को दूर करने के लिए लालटेन की रोशनी कम थी। भंवर सिंह, यह सामने क्या है? अंधेरे में नजर टिकाकर विवेक और सुदर्शन ने पूछा। साहब जी, यह नरकंकाल है। किस लिए? विवेक और सुदर्शन की आवाज कांप गई। भंवर सिंह के उत्तर में एक रहस्यमयी मुस्कान थी। यह नरकंकाल सेठ मूंगालाल के पिता की है, जिसकी बलि मेरे पिता ने दी थी, और वह सेठ मूंगालाल के दादा का, जिसकी बलि मेरे दादा के हाथों द्वारा की गई थी। अब सेठ मूंगालाल की बलि का वक्त आ गया है, जो मेरे हाथों होगी। अभी वह अस्पताल में है, उन्हें यहाँ आना ही होगा। डॉक्टर बलि के लिए उन्हें जिंदा रखेंगे। इनके वंश के पर लक्ष्मी की कृपा हो, इसके लिए। इस जगह को देखो, सेठ मूंगालाल के पूर्वजों ने बलि से पहले यहाँ पर रत्न गाड़े हैं। बलि के बाद लक्ष्मी की असीम कृपा होती है और छप्पर फटता है सेठ के परिवार में। साथ ही इस हवेली के गुंबद में से एक दरार आ जाती है। आप गुंबद की वह दरार देख रहे थे, जहाँ से धूप छन कर आ रही थी। जब तक बलि चढ़ती रहेगी, इस हवेली पर कोई बाल बाका नहीं होगा। भंवर सिंह की बात सुनकर विवेक और सुदर्शन थरथर कांपने लगे। तभी भंवर सिंह ने एक कटार निकालते हुए कहा, यही है खानदानी कटार जिसे बलि होगी। विवेक और सुदर्शन को ऐसा लगा जैसे कटार उन दोनों की ओर बढ़ रही है। पता नहीं कहाँ से शक्ति मिली कि दोनों सीढ़ियों से भागे। तहखाने का दरवाजा खुला था। भागते हुए हवेली के मुख्य द्वार तक पहुंचे। भंवर सिंह कटार लेकर उनके पीछे था। द्वार पर मोटी सांकल लगी थी, जिसे खोलकर दोनों छोटे द्वार से बाहर आए और कार में बैठकर कार स्टार्ट की। भंवर सिंह उनके पीछे था और कार दरवाजा खोलने की चेष्टा कर रहा था। सुदर्शन ने तेजी से कार पीछे किया, जिसकी टक्कर से भंवर सिंह गिर गया। इस मौके का फायदा उठाकर सुदर्शन ने कार को एकदम से आगे बढ़ा दिया। रात के सन्नाटे में तंग गलियों से बिल्कुल सुनसान थी। एक रेहड़ी तिरछी खड़ी थी, जिससे टकराकर कार सुदर्शन ने गति बढ़ाई। वे चंद पलों में मुख्य राजमार्ग पर कार की गति बढ़ती गई। दोनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें नहीं मालूम था कि वो किस ओर जा रहे हैं। सुनसान सड़क, अंधेरी अमावस की रात। सड़क पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं। कार की हेडलाइट अंधेरे की ची रही थी। फर्राटा भरती कार 2 घंटे तक भागती रही। कुछ दूर जाकर रोशनी दिखी तो दोनों हिम्मत बढ़ी। नजदीक पहुंचने पर पता चला कि वो रेल स्टेशन था। रात के लगभग 2:30 बजे थे। रेलवे स्टेशन सुनसान पड़ा था। उन्होंने रेलवे स्टेशन के बाहर कार खड़ी की। कार की आवाज़ सुनकर स्टेशन मास्टर बाहर निकला। कौन है इतनी रात को? क्या काम है? स्टेशन मास्टर ने पूछा। विक्की और सुदर्शन डर की वजह से कार से बाहर नहीं निकले। स्टेशन मास्टर ने टॉर्च की रोशनी कार पर डाली और कार के शीशे को खटखटाया। सुदर्शन ने कार का शीशा थोड़ा नीचे करके कहा, हमें रंग बारूद जाना है। शायद हम रास्ता भूल गए हैं। रास्ता तो एकदम सही है। यह रंग बारूद का स्टेशन है। आपको किसके यहाँ जाना है? यह सुनकर दोनों की जान में जान आई और दोनों कार से उतरे। हमें सेठ पन्नालाल ने बुलाया है। अपने पुश्तैनी मकान की जगह हवेली बनवाना चाहते हैं। हम आर्किटेक्ट हैं। हमारी देख रेख में ही निर्माण का कार्य शुरू होना है। सेठ जी ने आपको बताया नहीं कि रेल से आना है? सड़क पर कई हादसे हो जाते हैं, इसीलिए सेठ जी भी ट्रेन से ही आते हैं। यहाँ 2 ट्रेन आती है, सुबह 5 बजे जिससे सेठ जी आ रहे हैं, और दूसरी 8:30 बजे। आप यहाँ आराम कीजिए, सुबह सेठ जी के साथ जाना। यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है उनके गांव का। ठीक है, हम कार में आराम कर लेंगे। अभी तो 3 घंटे हैं ट्रेन आने में। स्टेशन का कमरा है जहाँ कुर्सी और चारपाई भी है। आप बिस्तर पर आराम कीजिए। आराम अब नहीं होगा, आँख में नींद नहीं है। आप कुछ घबराए में लग रहे हैं। क्या हुआ? स्टेशन मास्टर ने पूछा। विवेक और सुदर्शन ने आप बीती बात बताई। साहब जी,
आपकी किस्मत अच्छी है, तभी आप बच गए। अमावस की रात बलि की खबर हमने भी सुनी है। अमावस की रात उस हवेली से कोई बचकर नहीं निकलता। अच्छा है आप बच गए। इसी वजह से सेठ पन्नालाल ट्रेन से ही आते हैं, वरना एक से एक बड़े एक देसी विदेशी कारों की लाइन लगी है उनके यहाँ। बातों में 3 घंटे बीत गए। 5:30 बजे रेल प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। सेठ जी विवेक और सुदर्शन को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कार में सेठ पन्नालाल को अपनी बात बताई। सेठ मंगालाल का निधन 4 दिन पहले हो गया है। उनका अंतिम संस्कार कल हुआ, क्योंकि उनके लड़के विदेश में थे। पिछले 3 महीने से अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उसने हमारे बहुत अच्छे व्यापारी संबंध थे। उनकी हवेली के बारे में कई विचित्र बातें सुनते रहते हैं। हो सकता है भंवर सिंह को सेठ मंगालाल की मृत्यु का समाचार मिल गया हो और बलि के लिए उसने तुम दोनों को रात में वहाँ रुकने के लिए कहा हो। खैर अब वहाँ मत जाना। विवेक और सुदर्शन सेठ पन्नालाल के यहाँ 2 दिन रहे। हवेली का पूरा खाका तैयार करके वापसी के लिए सेठ जी ने अनुमति ली। सेठ जी उन्हें सुबह के समय जाने के लिए सलाह दी, ताकि फिर से कोई हादसा न हो। सुबह नाश्ते के बाद विवेक और सुदर्शन ने वापसी की। रास्ते में उन्होंने मंगालाल की हवेली पर वापस कार रोककर उसी कार मैकेनिक से हवेली के बारे में बात की। साहब जी, आपको मैं ही हवेली लेकर गया था। उस रात हवेली का एक हिस्सा ढह गया और भंवर सिंह का पूरा परिवार हादसे में शिकार हो गया। उस व्यक्ति ने बताया। मुख्य सड़क से हवेली की ओर देखा। बैठक का गुंबद ढह चुका था, जिसकी दरारों से उन्हें रोशनी आती दिख रही थी। सुदर्शन ने कार आगे बढ़ाई। इस बार कार की रफ्तार धीमी थी। दोनों के होठों पर हल्की मुस्कान थी। अब उनके दिल में कोई डर नाम का चीज़ नहीं था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।